मरवाही उपचुनाव के बीच आपको पेंड्रा के बारे में बता रहे हैं, पेंड्रा के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। पेंड्रा जो कि छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में से एक गढ़ रहा है और राजधानी इसकी थी रतनपुर। तो रतनपुर के अंतर्गत आने वाले गढ़ों में से एक पेंड्रा। पेंड्रा के बारे में आपको बताते हैं और हम पेंड्रा में आए हैं आज गढ़ी में। गढ़ी क्यों कहा जाता है ये जानेंगे। इस इलाके के जो ज़मींदार रहे हैं उनसे, उनके वंशज से। फ़िलहाल अभी हमारे साथ हैं राजा उपेंद्र बहादुर सिंह, जो कि इस जो है पेंड्रागढ़ के वंशज हैं। राजा उपेंद्र बहादुर जी आगे हैं। राजा साहब, हम आपके ज़मींदारी वाले इलाके में हैं और ये पूरा परिसर हम देख पा रहे हैं। जैसे कि पीछे एक मंदिर दिखाई दे रहा है, ये मंदिर जो है उसी दौरान से काफ़ी प्राचीन है। मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ पे जो मूर्ति है, पेंड्रा से 25 किलोमीटर दूर एक कारियाम, अभी जो नाम है उस जगह का कारियाम, पहले उस समय में उसको कालीग्राम कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे काली जी के इस मूर्ति की वहाँ पे स्थापना थी। और रतनपुर राज्य के कुछ सैनिकों के साथ वहाँ पे पिंडारियों से लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के दौरान ही हमारे पूर्वज जो अपनी वीरता से उनके सैनिकों को जो राहत पहुँचाए थे, उसी के एवज में हमको ये पेंड्रा जमींदारी रतनपुर के तरफ से मिली थी। और चूँकि उस कालीग्राम जगह से ही ये हमारी जमींदारी का, पेंड्रा जमींदारी का वो हुआ, तो मूर्ति को यहाँ पे ला के ससम्मान स्थापित करने के बाद इस जगह पर महल का निर्माण हुआ। अच्छा, ये मतलब पिंडारियों के आक्रमण वाला इलाका था, इससे लड़ाइयाँ आप लोगों के राज परिवार की हुई थी। पिंडारियों का इस इलाके में काफ़ी आतंक था। ये पूरा एरिया बंडरी वन के नाम से जाना जाता था। अच्छा। और व्यापारिक मार्ग यहाँ से अंबिकापुर और विभिन्न जगहों से थे, जहाँ से व्यापारी आते जाते थे इस पेंड्रा क्षेत्र से, और पिंडारी उन्हें माल समेत लूट लेते थे। तो हमारे पूर्वजों ने पिंडारियों से इस क्षेत्र को राहत दिलाने का काम किया। उसी के उसमें एवज में रतनपुर के द्वारा हमको ये जमींदारी मिली। जी जी, तो आइए आपके महल को भी देखते चलते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े परिसर में जो है ये पूरा आपका महल है। अभी बड़ी जो है जवाबदेही होगी इसके रख रखाव में। निश्चित रूप से जवाबदारी तो इसलिए भी है कि ये मेरे लिए एक धरोहर है, और मेरे लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्रवासियों के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए धरोहर है। और इस धरोहर को संजो के रखना मेरा कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को मैं करता हूँ। तो अभी जैसा हम देख पा रहे हैं आपके पूरे इस महल को, अभी इसमें क्या कुछ खास चीज़ें आपको क्या जो है दिखाई पड़ती है? पुराने समय का ही बना हुआ है। और अभी तो जितनी आपको इमारतें दिख रही हैं, ये उसी समय की है एज इट इज़, और मेरे को उसी स्थिति में रखना ही मेरी जिम्मेदारी है अभी, कि मैं कैसे उस पुराने समय को जीवित रखूं। बिल्कुल। तो आप हमें थोड़ा अपने महल के बारे में भी बताएं तो थोड़ा हम लोग को भी समझ में आएगा कुछ यहाँ की चीज़ों के बारे में। अभी आप जिस एरिया में है वो रनिवास का इलाका मतलब एरिया है। पहले यहाँ पे सिर्फ महिलाएं और घर के जो पुरुष थे वही रहते थे, बाहरी लोगों को यहाँ पे आने का होने का इजाज़त। और जैसे आप आंगन के चारों तरफ देख पा रहे होंगे कि 4 अलग अलग मकान हैं। तो एक तरफ का हिस्सा हमारा रसोई और भोजन कक्ष है, और एक तरफ दादाजी रहते थे, और एक तरफ बाकी घर की महिलाएं। अच्छा, जैसे ये देख पा रहे हैं इसकी बनावट काफ़ी पुरानी लग रही है, लकड़ियों से ही सारा स्ट्रक्चर एक तरीके से खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, और बिल्कुल अलग है। जैसे काफ़ी पुराने समय में इस तरह की चीज़ें दिखती थी, अब तो इस तरह की बनावट तो दिखाई नहीं देती।
मैंने आपको पहले ही कहा कि ये क्षेत्र पूरा पंडरी वन के नाम से जाना जाता था और ये पूरा साल के घने जंगलों से पूरा घिरा हुआ था और लकड़ी की कमी थी नहीं। तो उस समय बनाने वालों ने लकड़ी का साल के लकड़ियों का पूरा प्रयोग किया है और पूरा महल जो बना हुआ है वो लकड़ी के उस पे ही आधारित है। जी, यहाँ भी कई बहुत सारे कमरे हैं, कुछ कमरे अभी भी बंद हैं, मतलब वहाँ पे मेरे ख्याल से अब आना जाना कम होता होगा। अभी घर में मेल पर्सन के रूप में मैं अकेले हुई हूँ और मेरी पत्नी है, 2 बच्चे हैं और एक छोटी चाची हैं, माता जी हैं। क्योंकि सदस्य की संख्या बहुत कम है और कमरों का उपयोग है नहीं, तो बंद ही रखते हैं इसको। 6 महीने 8 महीने में एक आध बार साफ सफाई हो गया, बंद ही रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे सप्रे जी भी आते रहे हैं, जो माधवराव सप्रे, जो कि पत्रकारिता के जनक और हिंदी की पहली कहानी जिन्होंने लिखी थी, वो उनका क्या जुड़ाव था? सप्रे जी यहाँ पेंड्रा के अंतिम जमींदार लाल अमोल सिंह जी को ट्यूशन पढ़ाने आते थे और उस समय ही उनके द्वारा यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ मित्र अखबार की जो है इस शुरुआत की गई थी। तो ट्यूशन पढ़ाने आते थे, उनको शिक्षा देने आते थे। तो राजा साहब, अभी जो है पुरानी चीज़ें क्या है दिखाने के लिए आपके पास? पुरानी चीज़ों में दरबार के सारे सामान हैं। उनमें दरबार के सामानों में सबसे पहला तो ये हमारा जो तलवार है जी, ये राजशाही तलवार है और ये लगभग 1700 ईस्वी का आप अच्छा जो है वो कह सकते हैं। इधर जो बना हुआ है ये शेर का निशान, ये हमारे पेंड्रा राज्य का प्रतीक है ये जी। ये मतलब 17वीं शताब्दी का आप बता रहे हैं इसको? जी जी। अच्छा, तो तब से ये है। इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा साथ में ये रखने वाला इसको खंजर है, ये खंजर है जी। इसको बेल्ट के साथ बांधा जाता था जी। तलवार के साथ ये खंजर भी रखा जाता था। और उसके अलावा उनका जमींदार साहब का ये पोशाक है और उनका जो राजगद्दी था वो भी रखा हुआ है, पर सुरक्षागत कारणों से उसको नहीं दिखाते। जी जी। दशहरे में आम लोग के लिए ये सब सारी चीज़ें शायद आप लोग खोलते हैं, उनको दिखाते हैं उनके लिए। दशहरे में पहले पूरे हथियारों पर जो है प्रदर्शन करते थे हम लोग, मतलब पूजा के साथ साथ लोगों को अवसर भी मिलता था। 2002 में एक इस महल में डकैती की घटना हुई थी, उसके बाद से लोगों को जो मतलब लोगों के लिए प्रदर्शन बंद कर दिए हैं और दशहरे में भी हम लोग ही अपना स्वयं परिवार के लोग पूजा करके और वापस सभी सामग्रियों को सुरक्षित रख देते हैं और अब मतलब लोगों को दिखाने। डकैती की घटना कैसे हो गई थी? मतलब बाहर से कुछ लोग आ गए थे, उस समय कोई नहीं था घर पे? ये लगभग रात के 1 बजे की घटना है। घर में सभी लोग थे और बाद में जैसे जांच में पता चला कि वो दूसरे प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के थे और सारे लोगों को, घर के सारे सदस्यों को बाहर से बंद करके और कमरों के 2-3 कमरों के दरवाजे तोड़ के और वहाँ से बहुत सारे कीमती सामान ले गए थे। अभी जैसे अब यहाँ जो बंद हैं कमरे, वहाँ पे मतलब फ़िलहाल अब कोई नहीं रहते हैं, आप लोग सिर्फ अपने परिवार के साथ ही हैं कि है और बहुत सारे लोग यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ घर के सदस्य लोग ही रहते हैं। बाहरी किसी को यहाँ पे हम लोग नहीं करते, उनको आज्ञा नहीं देते रहने को। और बाहरी हिस्से में कुछ हैं किराएदार जो रह रहे हैं यहाँ पे, तो इधर अंदर पे कोई नहीं, हम लोग ही रहते हैं। अभी आपके रियासत वाले इलाके में जैसे ज़ाहिर तौर पे बहुत सारे लोग आते भी होंगे आप लोगों से मिलने के लिए, आपका भी जाना होता होगा गांव में जो आपके गढ़ के हिस्से में रहे? लगातार जो पुराने संबंध है, जो संपर्क है, वो तो बने हुए हैं। हम भी जाते हैं, वो भी आते हैं और ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन क्षेत्र के लोगों से मुलाकात ना हो, उनसे बात ना हो। लगभग रोज का ही है ये क्रम।
कितना बदलाव आप देखते हैं पहले के दौर में और अब जो है एक रियासत में होना और उसके बाद फिर एक लोकतंत्र का आना, अब कितना अलग हो गया है, क्या कुछ बदला है? आपने अपने बचपन के दिनों से लेकर के अब तक के दिनों में क्या परिवर्तन देखा है, पिताजी के समय या दादाजी के समय? बहुत परिवर्तन आ गया है। तो प्रजातंत्र है, 1950 तक थी जमींदारी, और फिर भी अभी सम्मान और उसमें कोई कमी नहीं है। लोग अभी भी वैसे ही सम्मान के साथ मिलते हैं, जैसे कि हम लोग अभी भी हैं एक राजा। पर वो समय परिस्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन तो है। अब प्रजातंत्र है, अब वही सिस्टम सब वही है, पर अब लोग चुने हुए लोग कह लीजिए राजा बन रहे हैं। जी जी जी। तो अब जो है अलग अलग दौर में अलग अलग चीज़ें होती है। आप लोग के समय में उस समय शिकार भी रहता होगा, अब तो नहीं है। जंगल को जो है कितना आप अलग देखते हैं, ये इलाका कितना परिवर्तित हुआ है विकास के दृष्टिकोण से भी और बाकी चीज़ों के लिहाज से भी देखें तो कुछ नुकसान भी हुआ है क्या? पिछले 15-17 सालों में जंगल में बहुत कमी आई है इस क्षेत्र में। हम लोग कभी भी बिलासपुर जाना होता था हमारा, या क्षेत्र के कोई भी जाते थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि बिलासपुर जाने वाले रास्ते में जानवर लगातार उनको दिखाई पड़ते थे, चाहे वन भैंसा हो, शेर हो, हिरण हो, भालू हो, जंगली सुअर हो। अभी आप रात में 2 बजे 3 बजे कभी भी जाएं, अब जानवर नहीं दिखाई पड़ते। तो जानवरों की भी कमी हुई है और जंगल तो कम हो ही गए। तो अपने इलाके में जब आप भ्रमण के लिए निकलते होंगे, अपने क्षेत्रों में जब जाते होंगे, तो क्या अपेक्षाएं रहती हैं लोगों की, क्या चाहते हैं वो? समय बहुत बदल चुका है। अगर जैसे लोगों को पहले जानकारी होती है, किसी ने जानकारी दी, बहुत सारे लोग हैं जो अब नहीं भी पहचानते हैं, पर उनको जानकारी मिलने के बाद एक कौतूहल होता है कि ये हमारे क्षेत्र के राजा रहे हैं, तो भीड़ लगती है, लोग देखते हैं। यहाँ पे आते हैं लोग, जो है आपके गढ़ी को देखने के लिए आते होंगे, पूछते होंगे इसके बारे में, रुचि रखने वाले लोग, इतिहास और पुरातत्व की जानकारी जिनको लेनी होगी वो आते होंगे आपसे मिलने के लिए। निश्चित रूप से आते हैं, समय समय पे आते हैं। बाहर दूसरे जगहों से भी आते हैं, दूसरे क्षेत्रों से भी आते हैं, मतलब हमारे ज़िले से बाहर के भी लोग आते हैं। और पुरातत्व वाले भी बीच बीच में आते रहे। यहाँ पे एक महाविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने तो इस महल के उस पर PhD की है। उनके पास काफ़ी जानकारी है इस महल के बारे में, क्योंकि वो मेरी दादी जब थी तो उनके साथ ही काफ़ी समय उनका जो है बीतता था बैठ के, उनसे बहुत सारी जानकारियाँ लेते थे। CR पटेल जी, वो अभी चरामा में पदस्थ हैं जी। वो PhD यहीं महल के ऊपर ही किए थे। बिल्कुल। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र बहादुर सिंह जी। तो उपेंद्र बहादुर सिंह जी से हम जान रहे थे पेंड्रा रियासत के बारे में, पेंड्रा गढ़ के बारे में, कि किस तरीके से पेंड्रा गढ़ जो है वो बना और उसके बाद फिर किस तरह के परिवर्तन आए, उनके महल को हमने जो है देखा, जाना। तो मरवाही उपचुनाव के बीच ये जानकारी आपको पहुंचा रहे थे कि पेंड्रा का जो इतिहास है वो कितना पुराना है, प्राचीन है, और ये इलाका क्यों जो है एक महत्वपूर्ण इलाका छत्तीसगढ़ में रहा है। शिक्षा और साहित्य का एक बड़ा केंद्र पेंड्रा रहने के साथ साथ ही जो है ज़मींदारी के तौर पर, रियासत के तौर पर और राजनीतिक तौर पर भी जो है एक प्रमुख केंद्र के रूप में पेंड्रा जाना जाता रहा है। पेंड्रा के बारे में ऐसी ही कुछ और रोचक जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए लल्लूराम.com।